हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्क्रिप्ट। टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। माय नेम इज गौरव एंड आज हम बात करेंगे स्नैप के ऊपर। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि भाई मुझे क्या स्नैप का फॉर्म फिल कर देना चाहिए या मैं ना फिल करूं। एंड आपको ये बात समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक स्पीड बेस्ड एग्जाम है, एक अच्छा कॉलेज आपके हाथ में यहाँ पर आ सकता है। एंड अगर आप कॉन्फिडेंटली स्पीड के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाओ तो आपके हाई चांसेस होंगे कि आप इस एग्जाम में एस कर जाओ। बट क्वेश्चन टाइप का स्टूडेंट्स को आइडिया नहीं है तो वो कंफर्ट जोन नहीं आ पा रहा कि भाई मुझे ये फिल करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में मैं अक्रॉस 3 सेक्शंस, वर्बल एबिलिटी, लॉजिकल वाला पार्ट एंड क्वांट सेक्शन में लास्ट ईयर किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे वो कवर करूंगा। टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑलमोस्ट लास्ट 4 to 5 ईयर्स से कंसिस्टेंट है। डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ऊपर नीचे जाता है। बेसिक कॉमन सेंस एंड बेसिक एप्टीट्यूड लेवल से हम कितने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं एज क्विकली एज पॉसिबल, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे जी, सो दैट आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएँ और अपना स्नैप का फॉर्म फिल कर पाएँ। ठीक है ना। एक बात जो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है कि स्नैप में इस ईयर पैटर्न चेंज हो चुका है। एथिक्स एंड मोरालिटी के ऊपर एक अलग से सेक्शन ऐड हो गया है जिसके लिए हमें अलग से प्रैक्टिस करना होगा। I'll be creating videos on that as well, so make sure you subscribe to the channel so that आपको सारी notifications का अपडेट मिल जाए। Now आज हम बात करेंगे 30 ट्रेंड बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का, जिसमें 10 इंग्लिश, 10 LR एंड 10 QA DI एंड DS। मेजरली हमारा टारगेट ये होगा, बट आपको क्वेश्चन टाइप समझाने के लिए हम बाकी के सेक्शंस भी देखेंगे। 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स होंगे। इंग्लिश में आपके फिलर्स, ग्रामर्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं आता है। LR में आपका स्टैंड अलोन LR आता है, क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वांट में आपका अरिथमेटिक फर्स्ट आपको टारगेट रखना चाहिए, परसेंटेजेस, एवरेजेस, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। SICI, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड अगर आप सॉल्विंग जानते हो तो आप जल्दी से जल्दी उनको क्रैक कर सकते हो जी। तो आप ये प्रिपरेशन फ्रेमवर्क को रीड कर लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द जनरल इंग्लिश सेक्शन, 4 क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे है, इनको एक बार रीड करिए और ये देखिए कि क्या आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहे हैं। अगर 4 में से मिनिमम 3 क्वेश्चंस का आंसर आप कॉन्फिडेंटली नहीं दे पा रहे हो, मतलब आपको जनरल इंग्लिश सेक्शन के लिए वर्क करना पड़ेगा। आपका उसके बिना काम नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, डिस्पाइट रिपीटेड वार्निंग्स द इन्वेस्टर रिमेन्ड डैश टू द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड। मतलब वो कह रहा है यार, रिपीटेड वार्निंग दे दिए फिर भी इन्वेस्टर जो है उसको जो रिमेन्ड डैश टू द रिस्क्स इन्वॉल्व्ड, पता नहीं चला उसको कुछ ऐसा। तो यहाँ पर कह रहा है ऑब्लिवियस। ऑब्लिवियस मतलब कॉन्शियस नहीं है, पता नहीं है चीज़ों का। अबेंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा। डिलीजेंट मतलब हार्ड वर्किंग सॉर्ट ऑफ थिंग। एक्सप्लिसिट मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में बताना। और ये कॉमन वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ होते रहते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर। नॉर्मल लाइफ नहीं, मतलब अगर आप रीडिंग करते हो रेगुलर बेसिस पे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये वर्ड्स नॉर्मल हैं, ये बार बार यूज़ होते हैं। तो आपको पता चलता है यार आंसर ऑब्लिवियस होना चाहिए कि कॉन्शियस ही नहीं है, बार बार उनको वार्निंग दे रहे हैं फिर भी वो जो रिस्क इन्वॉल्व है उनके बारे में उनको कुछ पता तक नहीं है। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज डैश विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। डैश विलिंग टू, बेसिक सा रूल है कि भाई अगर प्लूरल है तो जो नियरेस्ट होगा उस अकॉर्डिंग मुझे जो है वो यूज करना रहता है। तो अगर मैं वॉज, वर, इज, हैज के बारे में बात करता हूँ तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट वर यूज होना चाहिए। नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो अगर आपका रीडिंग अच्छा है तो इवन इफ आपको बहुत ज्यादा डेप्थ में जाकर रूल्स नहीं भी पता होंगे, स्टिल आप रीड करते करते ही करेक्टली सोच पाओगे कि नीदर द मैनेजर नॉर द एम्प्लॉइज वर आना चाहिए, क्योंकि आप बार बार ऐसी लाइंस रीड करते हो एंड ऑटोमेटिकली उसकी हेल्प से आपका सही हो जाएगा। शी इज पर्टिकुलरली अडेप्ट एट आइडेंटिफाइंग एरर्स इन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। सिमिलरली हैड द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, वी डैश द मीटिंग, वी वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग आएगा। तो आपका अगर बेसिकली सही है तो आप इनको मैनेज कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे, आप इनको रीड करिए, एक आइडिया लीजिए कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब जैसे कह रहा है द इडियम स्पेल द बीन्स मीन्स, बहुत बार आप सुनते होगे, कोई वेब सीरीज में सुना होगा, कोई मूवी में सुना होगा, आप कोई शॉर्ट्स रील्स देख रहे हो वहाँ पर आपने देखा होगा। स्पिल द बीन्स मतलब कोई ऐसा चीज़ था जो सीक्रेट था, वो सारा का सारा बता दिया गया। अब वेस्ट रिसोर्सेज ना, मेक अ मिस्टेक नो, क्रिएट कन्फ्यूजन नो, तो आपने सीक्रेट जो है वो रिवील कर दिया तो स्पिल द बीन्स हो गया जी। सिमिलरली मिटिगेट का आपको क्लोजेस्ट मीनिंग देखना है, यू हैव द ऑप्शंस। सेम चीज़ आप कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन टाइप बहुत कॉमन है, आता है। द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। भाई विस्पर कौन करता है? हम लोग करते हैं, इंसान। अब कह रहा विंड ने विस्पर कर दिया, मतलब हमारे पास में पर्सोनिफिकेशन का जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं, क्या सिनेरियो उसका रहता है, उसके बारे में हमें थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हम लिस्ट आपको प्रोवाइड करा देंगे सो दैट आप एक बार उनको गो थ्रू कर लो एंड आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यूज़ हो रहा है। सिमिलरली क्वेश्चन 10 पैराजंबल ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन 8 आपके पास में सॉफ्टली जो है वो क्या होगा। सॉफ्टली जो है वो एक नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, कंजंक्शन है। तो आपको आंसर देना है, आपको पता होना चाहिए। कई लोग शायद इसको एडजेक्टिव बोलें,
बट एडजेक्टिव नहीं है जी, आंसर इसका एडवर्ब है जी। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा सो दैट आप इसमें कॉन्फिडेंट हो पाएं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, जिसमें क्वेश्चन टाइप आपको एक आइडिया लेने के लिए समझना इंपॉर्टेंट है। कह रहा कॉज एंड इफेक्ट का क्वेश्चन है जी। हैवी रेन कंटिन्यूड थ्रू आउट द नाइट, सेवरल लो लाइंग रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। भाई कह रहा है हैवी रेन हुए, पूरी रात होते रहे, और कह रहा है सेवरल लो लाइंग रोड्स वर फ्लडेड इन द मॉर्निंग। तो हमें क्या कह रहा है, कॉज इफेक्ट क्या है, 1 की वजह से 2 हुआ, 2 की वजह से 1 हुआ, दोनों इंडिपेंडेंट हैं या दोनों बोथ आर इफेक्ट्स ऑफ अनदर कॉज, कोई और कॉज हुआ है, दोनों इसके इफेक्ट्स हैं, ऐसा तो नहीं है। अगर पूरी रात रेन हुआ उसकी वजह से ये चीज़ हुआ है, तो 1 हुआ है, 1 की वजह से 2 हुआ, तो ये हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। तो क्रिटिकल रीजनिंग है, लॉजिकल क्रिटिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, मैनेजेबल हैं। कोर्स ऑफ एक्शन क्वेश्चन देखो, सेवरल एक्सीडेंट्स हैव अकर्ड एट अ ब्लाइंड इंटरसेक्शन, और कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, इंस्टॉल वार्निंग सिग्नल्स एंड अप्रोप्रिएट ट्रैफिक कंट्रोल मेजर्स। जायज़ सी बात है यार, कर दो ऐसा सो दैट जो ब्लाइंड इंटरसेक्शन है वहाँ पर जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो ना हो, 1 बिल्कुल जायज़ है। परमानेंटली प्रोहिबिटेड ऑल व्हीकल्स फ्रॉम यूजिंग रोड्स इन द लोकेलिटी, भाई ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन थोड़ी है, तो ऑटोमेटिकली ओनली 1 मेरा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है ऑल लैपटॉप्स आर मशीन्स, सेलॉग्स के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। ऑल लैपटॉप्स आर मशीन्स, ऑल लैपटॉप्स आर मशीन, तो मैं अगर इसको लैपटॉप ले लूँ और इसको मैं मशीन में डाल दूँ तो मतलब ऑल लैपटॉप्स आर मशीन, ओके। ऑल मशीन्स रिक्वायर एनर्जी, सारी के सारी मशीन्स को एनर्जी रिक्वायर होता है, तो मशीन्स के ऊपर एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। अब कह रहा है कंक्लूजन ऑल लैपटॉप्स रिक्वायर एनर्जी, यस सारे के सारे लैपटॉप्स एनर्जी के अंदर आ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यस मेरा ए फॉलोज माई ब्रदर, ए फॉलोज, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, the company should allow employees to work remotely twice a week to reduce pressure on the office space, which assumption is implicit। कौन सा assumption है जिसको सोचकर ये स्टेटमेंट दिया गया है, कौन सा है जो आपको implicit है जी, अंडरस्टूड बात है। एवरी एम्प्लॉय डिसलाइक्स टू ऑफिस, कोई सेंस नहीं बनता यार इस बात का। कह रहा सम वर्क कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द ऑफिस, बिल्कुल जायज़ बात है यार, ऑफिस से बाहर किया जा सकता है वर्क, इसीलिए कह रहा ऑफिस ना आओ भाई, घर से कर लो, लॉजिकल बात है जी, एकदम इम्प्लिसिट है ये बात। ऑफिस स्पेस विल बिकम परमानेंटली फ्री, भाई कोई लॉजिक है इस बात का, सेंसलेस बात है। रिमोट वर्कर्स नेवर नीड सुपरविजन, कोई पॉइंट नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो सिमिलरली हम क्या पाएंगे, सम वर्क कैन बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द ऑफिस। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, कॉमन सेंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं एंड आप इसको आंसर कर पाओगे। फिर उसके बाद सीरीज़ का एक क्वेश्चन है 3, 8 एंड 15, 24, 35, आप देखोगे 5 का डिफरेंस, देन उसके बाद में 7 का डिफरेंस, देन 9 का डिफरेंस, तो 11 का डिफरेंस, तो 13 का डिफरेंस आना चाहिए, 48 आपका आंसर हो जाएगा। यही सिमिलर डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस 2025 में पूछे गए हैं। इट कैन इंक्रीज एज वेल, डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है, बट एक क्वेश्चन टाइप जो है आपको आइडिया होना चाहिए किस क्वेश्चन टाइप के लिए आपको लड़ाई लड़ना है। ये क्वेश्चन टाइप है जिसके लिए आपको लड़ना होगा। कैट का DILR बहुत अलग है एज कम्पेयर टू स्नैप का LRDI, जो आपको प्रैक्टिस करके सीख जाना होगा और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ब्लड रिलेशन कह रहा है रीना पॉइंट्स टू अ बॉय एंड सेज ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर के बारे में बात हो रहा है। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब फादर की साइड के फादर, मतलब इसका कोई बेटा होगा, उसकी वाइफ होगी और उसके बेटे के बारे में बात हो रहा है, ठीक है जी। और मैं मेल के लिए बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। मैं ये हूँ, यहाँ पर कोई पर्सन है जी, ठीक है जी, यहाँ पर कोई पर्सन है, माई ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर मतलब फादर की साइड के फादर, उनका ओनली सन ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर, मतलब ये ओनली सन है जी, ठीक है। ही इज़ द सन ऑफ ओनली सन, मतलब इसका एक और सन है जी, ठीक है। और ये रीना ने बोला, रीना पॉइंट्स टू बॉय, रीना ये बॉय को देखकर ये बात बोल रही है। तो रीना अगर ये बात बॉय को देख के ये बात बोल रही है, मतलब रीना और ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। अब वो मान क्या रहा है, द बॉय इज रीनाज, कौन होगा, रीना के साथ कैसे कनेक्टेड होगा, सेम जनरेशन के हैं, वो उसका ब्रदर होगा, क्योंकि उसके फादर के बारे में बात कर रही है ना वो, अपने मेरे फादर के पैटर्नल ग्रैंडफादर के बारे में बात हो रहा है, तो ये वाला पर्सन उसका ब्रदर होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। होपफुली इट इज क्लियर। सिमिलरली आप 7th क्वेश्चन देखिए, इफ ईच लेटर इज रिप्लेस्ड बाय द नेक्स्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट मैंगो बिकम्स NBOHP। मैंगो का M का N, A का B हुआ, N का O हुआ, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट यूज़ किया जा रहा है, तो A की जगह पर B आएगा। B इज देयर इन द फर्स्ट 3 ऑप्शंस, P के बाद में Q, P के बाद में Q, B Q Q एंड B Q Q, देन L के बाद में M, तो M, तो A ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली अगर जनवरी 1 नॉन लीप ईयर का मंडे है, तो February 1 क्या होगा, भाई साहब अगर जनवरी 1 अपने पास में मंडे है,
जनवरी 1 को मंडे है जी, ठीक है जी। तो अपने पास में सिचुएशन क्या है कि मुझे 30 डेज और ट्रैवल करना होगा 31 तक पहुंचने के लिए, और 1 फरवरी तक पहुंचने के लिए मुझे 31 डेज ट्रैवल करना पड़ेगा जी, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड डेज कैसे निकलते हैं? अब 7 डेज के बाद में फिर से मंडे आएगा, 7 डेज के बाद फिर से मंडे, 7 डेज के बाद फिर से मंडे, 7 डेज के बाद फिर से मंडे। तो मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, मुझे क्या मिलता है 7 4 28, मतलब 3 दिन एक्स्ट्रा आए हैं, 3 दिन एक्स्ट्रा आए हैं जिनकी वजह से डे आगे मूव करेगा। तो मंडे से ट्यूसडे, ट्यूसडे से वेडनेसडे, वेडनेसडे से थर्सडे। तो अपने पास में 1 फरवरी को कौन सा डे होगा? दैट विल बी थर्सडे। तो आपको बेसिक लॉजिक्स अगर पता है तो आप क्वेश्चन हैंडलिंग कर सकते हो। अब क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कह रहा व्हाट इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक एट 320। अब 320 के बारे में बात हो रहा है। अगर मैं क्लॉक के बारे में बात करूं, ये मेरे पास में क्लॉक है 320, मतलब मिनट्स हैंड जो होगा वो 20 पे होगा, और जो आवर्स हैंड होगा वो 3 से थोड़ा सा आगे होगा, 3 पे नहीं होगा, 3 पे नहीं होगा, 3 से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है, क्योंकि 320 पे भी क्लॉक मूव करेगा। अब लॉजिकल बात है, वैसे तो इसका फॉर्मूला भी है कि आप अगर 30m माइनस 5.5 m आपका 30 आवर्स इन माइनस 5.5 इसका मिनट्स कर देते हो और इसका मॉड कर देते हो, तो यू विल गेट योर आंसर। बट अगर मैं लॉजिकली सोचूं, भाई मेरे पास में अगर ये एक क्लॉक है, मान लीजिए मैं यहाँ से कोई डिस्टेंस ट्रेवल करा रहा हूँ और यहाँ पर अपने पास में कोई नीडल है, जो भी है, आप वन हैंड है इस साइड पर है और दूसरा हैंड इस साइड पर है, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनता। सीधी बात है, अगर 3 बज रहे हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनता। तो अगर उस 3 को मैं इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो मुझे पता चलता है हर एक इंडिविजुअल 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब ऐसा भी सोच सकते हो, अदरवाइज आपको पता है पूरा सर्कल 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है और टोटल 12 आवर्स का टाइम है, तो 30 डिग्री में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर 3 से लेकर 320 तक का वर्किंग होता तो मेरे पास में 30 डिग्री होता। 30 डिग्री इज देयर इन द ऑप्शंस, बट ये आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब अपने पास में 3 बजा होगा तब अपने पास में यहां पर होगा मिनट्स वाला, ठीक है। बट जब 320 हुआ है तो ये वाला 3 जो है वो आगे थोड़ा सा आगे चल पड़ा होगा। कितना आगे चला होगा? 20 मिनट्स चला है आउट ऑफ 60 मिनट्स, 20 मिनट्स चला है आउट ऑफ 60, मतलब 1/3 चल पड़ा है ये। मतलब आर वाला जो है वो 3 to 4 के बीच में कितना मूवमेंट कर चुका होगा? वो 1/3 मूवमेंट कर चुका होगा जी। तो अगर 1/3 मूवमेंट कर चुका है तो 30 डिग्रीज का 1/3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1/3 ऑफ 30 डिग्रीज, तो मतलब आपका 10 डिग्रीज जो है वो कैंसिल आउट हो चुका है। जो अगर 3 पे होता तो टोटल वैल्यू 3 और 3 इसका मिनट्स के बीच में होता 30 डिग्री का, बट क्योंकि 3 जो आर वाला हैंड है वो थोड़ा सा मूव कर चुका होगा तो 10 डिग्री कैंसिल आउट हो चुका है। तो मेरे पास में अपडेटेड डिग्रीज विल बी 20 डिग्री ओनली। तो मेरा ये बी ऑप्शन आंसर बन जाएगा। अब आप इस फॉर्मूला के अंदर इक्वेट करते हो चीज़ें, तो 30 इंटू आर कितना है जी? 3 आवर्स और 320 का टाइम है ना। सिमिलरली 5.5 एम आपका कितना है मिनट्स वाला? दैट इज 20। तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 90 माइनस 110, तो योर वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू -20 और उसका मॉड हो जाएगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 20। तो ये सब चीज़ें हमें प्रैक्टिस करनी है सो दैट हम इनमें कभी भी गलती ना करें और नॉर्मल लेवल की ही आती हैं, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ क्वेश्चंस नहीं पूछ लिए जाते, ठीक है। नाउ इफ वी मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, कह रहा 5 पीपल PQRST सिट इन अ रो, R sits exactly in the middle of the row, 2 3 4 5, R sits exactly in the middle of the row. Similarly, Q sits immediately to the left of R. I am assuming that they are facing upwards direction. Q sits immediately left of R, T sits at the right end, P sits left of Q. तो PQRST S should be present over here. वो second from the right, तो right से second कौन है? S है, तो हमारा आंसर हो जाएगा D ऑप्शन। I hope so it is clear. Now if we move on to the QA DI DS section, इसको भी तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं ऊपर से, बेसिक एप्टीट्यूड से हम क्या क्या कर सकते हैं। कह रहा प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज बाय 20%, मतलब 20% होना मतलब 6/5 हो गया। पहले अगर प्राइस अपने पास 1 था, अब वो 6/5 हो गया, 20% बढ़ गया। बाय व्हाट परसेंटेज शुड कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन्स अनचेंज्ड। भाई एक्सपेंडिचर जो है वो अपने पास में क्या है? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड उसका कंजम्पशन, वो अपने पास में टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो अगर मुझे वो कह रहा है कि कितना डिक्रीज करा जाए सो दैट वैल्यू रिमेन सेम रहे, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे 5/6 कर देना होगा सो दैट सारे कैंसिल आउट होकर वही इनिशियल वैल्यू पे मैं पहुंच जाऊं। तो 5/6 करने की अगर मैं बात कर रहा हूं तो आई एम सिंपली सेइंग दैट मुझे वैल्यू जो है वो कितना रिमूवल करना पड़ेगा? 5/6 का अगर मैं परसेंटेज निकाल दूं, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू कितना? 500 डिवाइडेड बाय 6, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 6 8 48 एंड 2 बचा, 6 3 और अपने पास में 0.33,
तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट मुझे 16.66% रिमूव कर देना चाहिए, 16.67% रिमूव कर देना चाहिए, तो दैट विल बी माई आंसर। सीधी बात है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर वाला लॉजिक लगा सकते हो, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो हुआ नहीं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 25% अबव कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर 25% कर दिया, गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइस, हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, मान लीजिए पहले प्राइस 1 था और 1 था, फिर से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर लगा दिया, अगर प्राइस अगर 25% कॉस्ट प्राइस से बढ़ा दिया, मतलब मेरे पास में इफेक्टिव वैल्यू विल बी 5/4 नाउ, ठीक है, एंड डिस्काउंट जो 10% दे दिया, मतलब इफेक्टिव वैल्यू विल बी 9/10 ओवर हियर। तो अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो आई विल गेट टू नो दैट अपने पास में वैल्यू आ जाएगा 9/8, और कह रहा है हिज प्रॉफिट परसेंटेज इज, दैट इज 1/8 है प्रॉफिट परसेंटेज उसका, तभी 9/8 वैल्यू हुआ है, तो 1/8 इज नथिंग बट 12.5%, तो अपना सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। होपफुली दैट इज ऑल्सो क्लियर। तो कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, प्रोवाइडेड आपका उतना प्रैक्टिस हुआ हो, आपको उतना सॉल्विंग आता हो, तब आप चीज़ें मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छे से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एवरेज ऑफ 8 नंबर्स इज 24, एवरेज के ऊपर है, बेसिक सा चीज़ है। इफ वन नंबर इज 18 इज रिप्लेस्ड बाय 34, द न्यू एवरेज। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स इसको कैसे करना चाहेंगे, भाई 8 इंटू 24 कर दो, वन नंबर 18 इज रिप्लेस्ड बाय 34, तो आप ये इसको सॉल्व करोगे, 8 इंटू 24 करोगे, प्लस ये करोगे, डिवाइड बाय आप 8 करोगे, यू विल गेट योर आंसर। अब इतना सब करने का नीड नहीं है भाई, अगर मेरे पास में 24 एवरेज था 8 नंबर का, उनमें से 18 वैल्यू रिमूव हुआ, 34 ऐड हुआ, मतलब इफेक्टिव वैल्यू कितना ऐड हुआ, 16 ऐड हुआ है इफेक्टिव। टोटल कितना वैल्यूज हैं 8, तो अगर 8 वैल्यूज हैं तो मेरा एवरेज 2 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर अर्लियर 24 एवरेज था वो 26 हो जाएगा। तो अगर आप बेसिक चीज़ें जानते हो कैलकुलेशन के लिए, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करा है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को डील कर सकते हो। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। अ ट्रेन 180 मीटर्स लॉन्ग ट्रेवल्स एट 54 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अ पोल। पोल अपने पास में 180 मीटर्स लॉन्ग है अगर ये ट्रेन, तो वो पोल को पार करने में कितना टाइम लेगी। बेटा जी अगर 180 मीटर्स हैं और मेरे पास में स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर का, तो अगर मैं इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरे पास में 1000 के साथ में मल्टीप्लाई होगा, और सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ऑन द अदर हैंड, तो 60 इंटू 60 से होगा डिवाइड, तो अपने पास में ये दोनों के दोनों कैंसिल आउट हो गए, 6 9 जा, ठीक है जी। देन उसके बाद में 90/6 है, तो मतलब अपने पास में वैल्यू हो गया 15 का, है ना, 15 का, यस। तो अगर 15 है और अपने पास में 180 मीटर्स है, तो अगर मैं 15 मीटर पर सेकंड चल रहा हूँ तो मुझे कितना सेकंड लगेगा, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 12 सेकंड्स। 12 सेकंड्स में मैं पोल को पार कर जाऊंगा, तो मेरा आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा। अब एक SICI के ऊपर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹10,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years इज, कितना होगा भाई। अगर मैं सिंपल बात कर रहा हूँ 10,000 के ऊपर, यहाँ पर सॉल्विंग कर देते हैं, 10,000 के ऊपर बात कर रहा हूँ, 10% का आपका SI लगता, अगर आपका SI लगता 10%, मतलब आपको 1,000 रुपये मिलता पहले साल, और आपको सेकंड ईयर भी 1,000 रुपये ही मिलता, ठीक है। बट इफ वी टॉक अबाउट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले साल तो 1,000 रुपये मिलता, सेकंड ईयर कितना मिलता, 1,000 तो मिलता ही मिलता, साथ ही साथ यहाँ पर भी 10% अप्लाई हो जाता, मतलब +100 हो जाता। क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, तो इट विल ऑटोमेटिकली बी इक्वल टू 1000 यहाँ पर है ही है, तो 100 वैल्यू एक्स्ट्रा बचा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी होता है आपका CI माइनस SI, पता होगा वैसे तो, आप सब पढ़े लिखे बच्चे हो, P इंटू R डिवाइडेड बाई 100, यहाँ पर 2 ईयर का है तो 2 हो जाएगा, आप इसमें इक्वेट कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। P का वैल्यू कितना है, 10,000 है, R का वैल्यू आपका 10% डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर, तो आपके पास में यहाँ पर 1/10 का स्क्वायर होगा, तो 100 यहाँ कैंसिल आउट होगा, 100 आपका आंसर बन जाएगा। तो अगर आप सीखे हुए तो आप हैंडल कर सकते हो जी। एक और क्वेश्चन है जी, और एक और क्वेश्चन है अपने पास में, LR ओरिएंटेड ही है। 5 पीपल स्टैंड इन अ रो, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स विल AB विल ऑलवेज स्टैंड टुगेदर। तो अपने पास में 5 पर्सन्स लेट इट बी ABCDE है, ठीक है। आप क्या बोलते हो, AB को एक स्पेसिफिक एंटाइटी मान लो, CDE कर दिया, ठीक है जी। अब इन 4 लोगों को अरेंज करने के तरीके कितने, क्योंकि AB हर बार साथ में आएंगे, तो मैंने उनको एज अ कपल ट्रीट कर लिया X, ठीक है जी। इनको अरेंज करने के कितने वेज हैं, 4 फैक्टोरियल वेज है, ठीक है। अब X में अगर AB है तो AB भी हो सकता है और BA भी हो सकता है, तो उसको आपस में इंटरचेंज करने के 2 वेज होंगे, तो 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो मेरे पास में इफेक्टिव वैल्यू 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 दैट विल बी 48, तो 48 हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पीपल, अच्छा ये तो हो गया, 48 अपना आंसर हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं लॉग का, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ log base 2 ऑफ x
इक्वल्स टू 5, देन x का वैल्यू कितना होगा? देखिए अगर यहाँ पर 2 है, बेस में अगर 2 है, अगर यहाँ पर भी मेरे पास में 2 आ गया x का वैल्यू, तो वैल्यू आता है 1, बट वैल्यू बन रहा है 5। तो भाई वैल्यू 5 कब बनेगा? अगर मैं यहाँ पर log टू द बेस सेम वैल्यू अगर यहाँ पर आ जाएगा तो 1 बनता है। मैं कहता हूँ इसका वैल्यू अगर 5 हो जाए तो क्या होगा? 5 log बेस 2 डाल सकता हूँ मैं। अब ये log 2 और अगर log बेस 2 में 2 है तो आई विल बी एबल टू से दैट यार 5 into 1, तो माई वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 5, जो कि यहाँ पर 5 के इक्वल है। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट विल बी 2 का पावर 5। 2 का वैल्यू 5 है तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट 32 मेरा आंसर हो गया। होपफुली द लॉजिक इज क्लियर टू यू। तो अगर आपको लॉग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता है तो स्नैप का कोई भी लॉग का क्वेश्चन आएगा आप इजीली मैनेज कर सकते हो। सिमिलरली वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट द 15th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है भाई साहब, आपको 15th टर्म निकालना है, टी एन निकालना है, और अब मैं बोलूँ T15 निकालना है, a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है जी। आपके पास में a का वैल्यू है 7 प्लस एन माइनस 1d, 14 हो जाएगा टोटल वैल्यू, d कितना है 4, तो यू विल गेट योर वैल्यू टू बी इक्वल टू 56 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 63। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 63। और दूसरा तरीका क्या है, आप डायरेक्टली बोल दो यार 7 और उसके बाद में टोटल वैल्यू कितनी है, 14 वैल्यूज और आएंगी, ठीक है। तो 14 इंटू डी कितना है, दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 4 डायरेक्टली, मतलब स्टार्टिंग ए प्लस आप कर रहे हो जितनी टर्म्स आपको मल्टीप्लाई करानी है डी के साथ में, तो आपका अगेन वैल्यू विल बी 63। तो आप कैसे भी सोच सकते हो यार, ये अप टू यू है, आप जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। टाइम जल्दी से जल्दी आपको रैपअप करना है। ये डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आते हैं जी पेपर में। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 10 इज डिवाइडेड बाय 7? बाई 2 की पावर डिवाइडेड बाय 7। अब आपको नज़र में आ रहा है 2 का क्यूब अगर होता, अगर 2 का क्यूब होता तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 8। 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। तो 2 की पावर 10 को मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब इंटू 2 लिखा जा सकता है। अब अगर मैं 2 क्यूब को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ वैल्यू विल बी 1, 2 क्यूब को 7 से डिवाइड करेंगे वैल्यू विल बी 1, 2 क्यूब को 7 से डिवाइड करेंगे वैल्यू विल बी 1, एक एक्स्ट्रा 2 बचेगा तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट माय रिमाइंडर विल कम आउट टू बी इक्वल टू 2। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होगे, चीज़ें उतना डिफिकल्ट नहीं हैं। अब ये कहता है जी साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है जी, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 वेयर थीटा इज एक्यूट, ठीक है। देन टैन थीटा, और स्कूल के टाइम पे आप पढ़ते थे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस हाइपोटेन्यूज एंड टैन थीटा, ठीक है जी, p/b। तो इससे आपको क्या पता चला, साइन थीटा में आपके पास में वैल्यू आ गया है p और h का। तो भाई अगर p का वैल्यू 3 है, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 5 है, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स दैट बेस का वैल्यू 4 आएगा। अब टैन थीटा वैल्यू है p/b, तो भाई अगर टैन थीटा का वैल्यू p/b है तो आपका वैल्यू बन जाएगा 3/4, और 3/4 इज देयर इन द ऑप्शन, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए मल्टीपल, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनेगा पेपर। एंड अगर आप उस कंडीशन में होगे कि आपने टॉपिक सारे सही से रैपअप करे हुए हैं तो आप फास्टली सॉल्व करने की कंडीशन में आओगे ही आओगे। क्वेश्चंस की आंसर की यहाँ पर अवेलेबल है, चेक कर लेना। अगर मैंने बाय चांस कुछ गलत किया होगा तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर ये ज़रूर ध्यान रखना जी, अगर आपको मेथड विजिबल नहीं है उसको छोड़ दीजिए क्वेश्चन को, क्योंकि स्नैप में हर ईयर कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग भी आते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप अगर एक क्वेश्चन में फंस रहे हो तो शायद वो रॉन्ग हो, तो आपको उसको छोड़ देना, उस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। और आपको ये ध्यान रखना है जी, प्रीवियस ईयर पेपर नहीं आते हैं, ना ही आंसर कीज आउट होते हैं। ये एक आइडिया लास्ट ईयर का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये मैंने यहाँ पर कवर करे हैं, और होपफुली आपको इसका पूरा आइडिया लग गया है जी। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। इन केस यू वांट मोर सच वीडियोस तो आप कमेंट यहाँ पर कर देना, आई विल क्रिएट मोर सच वीडियोस, कॉन्सेप्ट्स ओरिएंटेड, प्रैक्टिस ओरिएंटेड, सब कुछ हम रैपअप करेंगे। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू, बाय बाय।